नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि दुनिया में होने वाले भू राजनीतिक झटके या कह लें कि ग्लोबल शॉक कैसे एक डोमिनोज इफेक्ट पैदा करते हैं। मतलब दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है और उसका सीधा असर हमारी घरेलू नीतियों और विकास पर कैसे पड़ता है। ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ी हैं, ये देखना वाकई बहुत मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट आज के अपने रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाहरी वैश्विक दबावों से और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े मोर्चों तक की बात करेंगे। तो सबसे बाहरी घेरे से अपनी बात शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन से बाहरी आर्थिक झटके हैं जो इस वक्त हमारे देश की आर्थिक सहनशक्ति का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी तनाव चल रहा है ना, उसने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। और इसका सीधा असर क्या होता है? हमारा आयात बिल यानी इंपोर्ट बिल बेतहाशा बढ़ जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ही ज्यादा दबाव आ जाता है। अब इस भारी दबाव का एक और सीधा नतीजा निकलता है, कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी का पलायन। ये स्थिति हमें 2013 के उस टेपर टेंट्रम वाले दौर की याद दिलाती है। होता क्या है कि जब वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा उथल-पुथल होती है, तो विदेशी निवेशक घबराकर अपना पैसा तेजी से वापस निकालने लगते हैं। और इस सब का असली असर आप इस आंकड़े में देख सकते हैं। पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 11% की भारी गिरावट आई है। 11%! अब नीतिकार इस झटके से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? वे सरकारी बॉन्डों पर लगने वाले 40% विथहोल्डिंग टैक्स को कम करने या उसे पूरी तरह हटाने पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। ऐसे में इन आर्थिक झटकों के बीच उस सप्लाई को बिना रुके बनाए रखने के लिए हमारी विदेश नीति को कितना जटिल कूटनीतिक संतुलन साधना पड़ता है। इसी बात से हम अपने दूसरे हिस्से यानी कूटनीति की दुनिया में आते हैं। आज की इस तेजी से बंटी हुई दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए ईरान-इजराइल संघर्ष को ही ले लीजिए। ये एक बहुत गहरा रणनीतिक संकट पैदा करता है। एक तरफ हमारे ऊर्जा सहयोगियों के साथ पुराने और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का भारी दबाव है जो चाहते हैं कि हम उन्हीं आयातों को सीमित कर दें। इस स्थिति में निष्पक्ष बने रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम इस पूरी स्थिति का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो अमेरिका के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए हमें नई साझेदारियां तो बनानी ही होंगी, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसी ये नई साझेदारियां ये अपने साथ नई तरह की निर्भरताएं भी लेकर आती हैं। मतलब एक तरह की निर्भरता कम करो तो दूसरी शुरू हो जाती है। चलिए अब बाहरी दुनिया से निकलकर थोड़ा अपने देश के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि यही वैश्विक झटके हमारी अपनी घरेलू कृषि नीतियों को कैसे तय करते हैं। अब देखिए, डर इस बात का है कि पश्चिम एशिया के झगड़ों से हमारी फर्टिलाइजर सप्लाई रुक सकती है। ऊपर से अल नीनो की वजह से मानसून खराब होने का भी खतरा है। इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए सरकार ने अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर एकदम सख्त पाबंदी लगा दी है। अब जरा इसका गणित देखिए, बहुत दिलचस्प है। 2025-26 के लिए हमारी घरेलू खपत का अनुमान लगभग 280 लाख टन है, जबकि अनुमानित उत्पादन 279 लाख टन है। मतलब खपत ज्यादा और उत्पादन थोड़ा कम। तो महंगाई को काबू में रखने के लिए गणित के हिसाब से भी चीनी का निर्यात रोकना बहुत जरूरी था। अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से तो हमने सुरक्षित कर लिया, लेकिन उन 70 से 100 लाख युवाओं की हकीकत क्या है जो हर साल हमारे कार्यबल में शामिल हो रहे हैं? चलिए इस मानवीय पहलू को समझते हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर, बदलता श्रम बाजार। जब हम लेबर मार्केट के आंकड़े देखते हैं तो एक तरफ बहुत ही उत्साहजनक बातें दिखती हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अड़ियल बाधाएं हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही। अच्छी बात यह है कि लोग खेती से निकलकर विनिर्माण और सर्विस सेक्टर जैसे नियमित वेतन वाले कामों की ओर जा रहे हैं। ये बदलाव बहुत जरूरी था, लेकिन समस्या क्या है? पढ़ाई पूरी करने के बाद असल में नौकरी पाने तक का जो सफ़र है वो आज भी काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। यहाँ कुछ अहम आंकड़े हैं।
श्रम बल में भागीदारी बढ़कर 59% हो गई है और युवाओं में बेरोजगारी घटकर ऐतिहासिक 3% पर आ गई है। ये आंकड़े शानदार हैं, लेकिन सच ये भी है कि महिलाओं को आज भी घर और बच्चों की देखभाल जैसी भारी जिम्मेदारियों के चलते काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें इन बेहतरीन आंकड़ों को पूरी तरह से उड़ान भरने से रोकती हैं। और अब हमारे सामने सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, सिर्फ 4%। 15 से 59 साल की उम्र के केवल 4% लोगों ने ही कोई औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ली है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि हमें बड़े पैमाने पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाने की कितनी सख्त जरूरत है। अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आइए फटाफट विकास के 3 एकदम अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नए मोर्चों पर नजर डालते हैं: स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और भूगोल। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, हमने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में गजब की तरक्की कर ली है, लेकिन हमारी मानसिकता क्या है? हम बीमारी होने के बाद इलाज कराने भागते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम बीमारी को होने से ही रोकें। प्रिवेंशन पर हमारा ध्यान आज भी काफी कम है। ये एक कड़वी सच्चाई है। गैर संचारी रोग यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां अब भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं। इन्होंने संक्रामक रोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब समय रहते अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप कराना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक जरूरत बन गया है। चलिए, अब सीधा चलते हैं अंतरिक्ष की ओर। देखते हैं कि वहां आत्मनिर्भर भविष्य कैसे बन रहा है। 105 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ ध्रुव स्पेस का प्रोजेक्ट गरुड़ निजी क्षेत्र में सैटेलाइट बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही कमाल के फ्लैट पैक डिजाइन का इस्तेमाल कर रहा है। इनका लक्ष्य क्या है? 500 किलोग्राम क्लास के इस प्लेटफॉर्म से ये सालाना 500 से 600 सैटेलाइट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है हर दिन 2 सैटेलाइट। ये हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकती है। और अंत में 70वें विदेश कार्यालय परामर्श के संदर्भ में चलिए थोड़ी सी बात उज़्बेकिस्तान की कर लेते हैं। ये देश भौगोलिक रूप से बड़ा ही दिलचस्प है। ये एक डबली लैंडलॉक देश है, जिसका मतलब है कि इसके चारों तरफ जो देश हैं वे खुद भी चारों तरफ जमीन से ही घिरे हैं, समुद्र दूर दूर तक नहीं है। तो 5 देशों से घिरी अपनी सीमाओं से लेकर अपने विशाल प्राकृतिक गैस के भंडार तक उज़्बेकिस्तान हमारे लिए एक बहुत ही सटीक अंतिम उदाहरण पेश करता है। और वो ये कि बदलती पूंजी और भू राजनीतिक तनाव की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में हम इन अलग अलग वैश्विक परिस्थितियों के बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखेंगे, और यही संतुलन हमारी आगे की समृद्धि तय करेगा। क्या आपने कभी इस नज़रिए से सोचा है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।